हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जिसमें हम CMA US पार्ट 1 के सेक्शन ए को कवर कर रहे हैं। तो इसमें हम अकाउंट्स रिसीवेबल के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लॉन्ग है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम इसको अच्छे से ध्यान से समझेंगे और क्या चीज़ आपको याद करनी है, कहाँ पे कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो हम ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अकाउंट्स रिसीवेबल होता क्या है। तो अकाउंट्स रिसीवेबल क्या चीज़ होती है ना, कि जैसे कि मान लो मेरा एक बिज़नेस है, ठीक है, मेरा एक बिज़नेस है, मेरा बिज़नेस है सपोज़ करो आईफोन बेचने का, मेरा आईफोन बेचने का बिज़नेस है। अब मान लो कुछ लोग जब मेरे यहाँ से आईफोन ख़रीदने आते हैं, कुछ लोग तुरंत कैश दे के चाहते हैं, मतलब उन्होंने आईफोन लिया बदले में कैश दिया। बट कुछ लोग क्या करते हैं ना कि वो वादा कर देते हैं कि देखो मैं अभी आईफोन लेके जा रहा हूँ, बट मैं तुमको पैसा 3 महीने बाद दूंगा, 9 महीने बाद दूंगा, 2 हफ्ते बाद दूंगा। तो ऐसे वो कुछ ना कुछ वादे करके जाते हैं, या एक हमारा एक तरह से म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ ठीक है भाई, ये इंसान बाद में पैसा दे देगा। तो मैं क्या करूँगी उस मोमेंट पे, उसको सेल्स को तो रिकॉग्नाइज कर लूँगी, बट मेरे को ये भी तो दिखाना है ना भाई कि भाई सेल्स के बदले में मैं क्या रिकॉग्नाइज करूँ, क्योंकि कैश तो आया नहीं, बट हमें कुछ ना कुछ तो दिखाना ही है। तो हम क्या दिखाते हैं, जब कैश नहीं आता तो कैश के बदले हम एक दूसरी चीज़ दिखाते हैं जिसको कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। मतलब जो पैसा हमें मिलने वाला है अपने गुड्स और सर्विसेज देने के बाद, कैश हमें भले ही अभी नहीं मिला है बट बाद में मिलेगा। तो कितनी बार क्या हुआ था, क्यों ये कॉन्सेप्ट अकाउंट्स रिसीवेबल का हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि हम कितनी बार नोटिस करते हैं कि हमारी जो सेल्स है, सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल भी इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब जो हमें पैसा मिलना चाहिए वो भी बढ़ रहा है। बट क्या जो हम अपना पैसा अभी ले नहीं रहे हैं कस्टमर से, बाद में ले रहे हैं, क्या वो पेमेंट्स हमें एक्चुअली में मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। क्योंकि कितनी बार होता है कि कस्टमर बैंकरप्ट हो गया या कस्टमर फ्रॉडलेंट निकला, फ्रॉड करके भाग गया। तो ऐसे सिचुएशन में हमें वो सारी चीज़ों को भी फैक्टर करके तब हमें अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को बैलेंस शीट पे दिखाना चाहिए। तो उसी चीज़ के बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर हम अपने रिसीवेबल्स को पूरे फुल वैल्यू पे दिखाएंगे, मतलब जो उनकी एक्चुअल वैल्यू है, जितना हमने जितने का माल बेचा उतने पे दिखाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा ये चांसेस हैं कि, क्योंकि हमारा अकाउंट रिसीवेबल एक तरह का हमारा करेंट असेट होता है, अकाउंट रिसीवेबल करेंट असेट है, तो हम अपने असेट्स को ओवरस्टेट कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारे प्रॉफिट्स भी ज़्यादा दिख सकते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं हम उनको भी मिसलीड कर सकते हैं। मिसलीड करना की मतलब उनको सही पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। और वहीं अगर हम अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि हम अपने अकाउंट रिसीवेबल को अपने दिखा रहे हैं ऐसे कि हमें इसमें से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, और हम अपने लॉसेस को ओवर एस्टिमेट करें, मतलब जितना एक्चुअली में हमें नुकसान होना चाहिए उससे ज़्यादा हम अपने नुकसान को मान के चल रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो सही फाइनेंशियल पोजीशन है या जो भी हमारा सही असेट्स होना चाहिए वो सही अमाउंट नहीं दिखेगा, वो एक्चुअल अमाउंट से कम दिखेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अकाउंट्स रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट आया। तो इस कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या समझते हैं, पहली बात तो एक ये समझो कि 4 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो सेल्स को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं इवन बिफोर द कैश इज़ एक्चुअली रिसीव्ड। मैंने माल आज बेच दिया बट मेरे को कैश नहीं मिला है, लेकिन तब भी मैं उसको एज अ सेल्स दिखाऊंगी, कहाँ पे, अपने इनकम स्टेटमेंट पे। फिर कितनी बार होता है कि ठीक है मैंने इस आईफोन की वैल्यू 65,000 है, बट कस्टमर ने बोला कि मैं 10 आईफोन खरीद रहा हूँ, तो मैं 10 आईफोन के लिए उसको मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो मैंने जो डिस्काउंट दिया उसको मैं अपने अकाउंट रिसीवेबल में नहीं फैक्टर इन कर रही हूँ। फिर कभी ये भी हो सकता है कि 10 आईफोन लिया, उसमें से 2 वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न हो गया। फिर उसके अलावा ये भी हो सकता है कि उसने आईफोन खरीदा और उसका पैसा ही नहीं दिया, डिफॉल्टर निकला। तो इसलिए हमारा क्या है ना कि अकाउंट रिसीवेबल के साथ हम और 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। एक होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सेकंड होता है एक अलाउंसेस अकाउंट होते हैं, और तीसरा होता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल्स। तो इस चैप्टर में हम वो तीनों चीज़ें भी इन डेप्थ में पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। और ये तीनों कॉन्सेप्ट्स क्या है आगे जाके हम समझते हैं। सबसे पहले 3 पिलर होता है अकाउंट्स रिसीवेबल का। पहला पिलर होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब कि हम वो पैसा दिखाते हैं अपने बैलेंस शीट में जो हमें एक्चुअली में हमें लगता है कि हमें मिल जाएगा, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब हम अनुमान लगाते हैं और हमें लगता है कि इतना पैसा तो हमें मिल ही जाएगा कस्टमर से। दूसरा अलाउंस अकाउंट। अलाउंस अकाउंट क्या होता है कि देखो एक हम लोग ना दिस अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉसेस, पहले उसको अलाउंस फॉर बैड डेट्स कहते थे बट अब उसको अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉसेस कहते हैं। वो अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम ये
एस्टिमेट करते हैं कि चलो मान लो किसी कस्टमर ने साल भर पहले हमसे सामान ले गए थे, तो क्या आज भी वो उसका पूरा पैसा लौटाएगा या नहीं लौटाएगा। तो हमें मेरे अनुमान के हिसाब से वो पूरा पैसा नहीं लौटाएगा, वो उसमें से सिर्फ 60% लौटाएगा, तो बाकी 40% कहाँ चला जाएगा, अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस में। तो ये एक होता है अलाउंस अकाउंट बनाना। तीसरा, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल, मतलब ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम आगे फ्यूचर के बारे में जो हम लॉस अपना अनुमान लगा रहे कि हमारा इतना लॉस होगा, उसके बारे में हम सोचते हैं। तो इन सारे पिलर्स के हेल्प से क्या होता है ना कि हम अपने अकाउंट्स रिसीवेबल की जो एक्चुअल वैल्यू है, जो ट्रू इकोनॉमिकल वैल्यू है ऑफ द अमाउंट्स एक्सपेक्टेड टू बी कलेक्टेड, मतलब कितना पैसा हम कलेक्ट करने वाले हैं, उसके बारे में हम रिपोर्ट करते हैं अपने बैलेंस शीट पे। तो अकाउंट्स रिसीवेबल क्या है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सामान बेचा, पैसा भी नहीं मिला, बाद में मिलेगा, तो उसके बदले में हम अकाउंट्स रिसीवेबल दिखाते हैं अपने बैलेंस शीट में। सो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन द कंपनी फुलफिल इट्स परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। हमेशा याद रखो, रेवेन्यू हम कब रिकॉग्नाइज करते हैं, ना कि जब हमें एक्चुअल कैश मिला, बल्कि तब जब हमने कस्टमर को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दिया। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो कस्टमर चाहता था हमसे, हमने उसको वो प्रदान कर दिया। तो रिसीवेबल का क्या मतलब है, अकाउंट्स रिसीवेबल ये दर्शाता है कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम आगे समय में, फ्यूचर में जाके हमें कस्टमर से पैसा मिलेगा। तो ये हमारा अधिकार है, ये हमारा राइट है कि हमें कस्टमर से वो पैसा मिलेगा। और अब वैल्यूएशन आ जाता है, अकाउंट रिसीवेबल का वैल्यूएशन। तो पहला चीज़ आ गई नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सो रिसीवेबल्स आर नॉट रिपोर्टेड एट देयर ग्रॉस इनवॉइस अमाउंट, दे मस्ट बी रिपोर्टेड एट द नेट अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी कलेक्टेड, ऑल्सो नोन एज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब कि रिसीवेबल्स को हम अपने ग्रॉस अमाउंट पे, जो उसका एक्चुअल अमाउंट है उस पर नहीं रिपोर्ट करते, उसमें से जितना हमें सिर्फ पैसा मिलना है, जितना नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट मतलब कहीं भी आप अकाउंटिंग में कहीं भी टर्म नेट देखो, मतलब कि किसी चीज में से कोई चीज माइनस कर दी गई है तब ये वैल्यू आया। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब कि अकाउंट रिसीवेबल में से वो पैसा निकाल देंगे जो हमें नहीं मिलने की उम्मीद है, और फिर जो बचा हुआ पैसा उसको कहेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब कितना रियलाइज करेंगे, कितना हमें मिलेगा वो उसके बारे में। तो दे मस्ट बी रिपोर्टेड एट द नेट अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी कलेक्टेड, ऑल्सो नोन एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम फैक्टर इन करते हैं, क्रेडिट लॉसेस, मतलब कि जो कस्टमर कह रहा है कि मतलब हमें पता ही है कि ये कस्टमर इतना पैसा कभी नहीं देगा। दूसरी चीज़ डिस्काउंट, हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। फिर रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, कभी होता है कि कस्टमर लेके गया सामान, 10 आईफोन लेके गया, 2 वापस कर दिया उसको। फिर वेरिएबल प्राइसिंग एलिमेंट, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आगे जाके उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाए या फाइनल कैश जो भी हमें उससे मिलना है वो उसकी वैल्यू चेंज हो सके फॉर XYZ रीजंस, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके हम अपना नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कमिंग टू द इनिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ रिसीवेबल, मतलब हम रिसीवेबल को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो रिसीवेबल्स आर रिकॉर्डेड एट द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ कैश टू बी रिसीव्ड, नॉट नेसेसरीली द इनवॉइस अमाउंट। मतलब जो हमारा बिल है, जो हमें बिल मिला, इनवॉइस मिला दुकानदार से, उस पर एक्चुअली में हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं, बल्कि जितना हमें पैसा एक्चुअली मिलना है, जितना हमें एक्चुअली में पैसा मिलना है कस्टमर से, जितना कि जितने का इनवॉइस हमने इशू किया, उस पर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ होती है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब हम सेल के तुरंत समय देते हैं, विच इज गिवन एट द टाइम ऑफ सेल, विच इज अप्लाइड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ सेल। और ये जनरली उन कस्टमर्स के लिए होता है जो बल्क में सामान खरीद रहे हैं या तो हमारे बहुत पुराने कस्टमर्स हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि इस केस में अगर हम मान लो सेल किए और हमने ट्रेड डिस्काउंट किया, तो ट्रेड डिस्काउंट के केस में क्या होता है ना कि जो हमारा पूरा इनवॉइस है ना, उसके वैल्यू को हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे एज अकाउंट रिसीवेबल, बल्कि जो डिस्काउंटेड अमाउंट है अकाउंट रिसीवेबल में से हम डिस्काउंटेड अमाउंट को हटा देंगे, मतलब जो भी डिस्काउंट वैल्यू है उसको हटा देंगे और फाइनल डिस्काउंटेड अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे एज माई अकाउंट रिसीवेबल। वहीं अगर कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट में क्या होता है कि मैं कस्टमर के साथ ऐसा अग्रीमेंट कर रही हूँ कि तुम मेरे को, तुम्हारे पास 10 दिन का टाइम है, तुम्हें ऐसे एग्जाम्पल में ऐसे लिखा हुआ है कि 2, 10 and 30, मतलब कि 30 दिन के अंदर 30 दिन का तुम्हारे पास पेमेंट पीरियड है, बट अगर तुम 10 दिन के अंदर मुझे पे कर दोगे ना तो मैं तुम्हें 2% डिस्काउंट दूंगा। मतलब तुमने आईफोन लेके तुम मेरे यहाँ से आज के डेट पे तो गए, सपोज 1 जनवरी को ले तो गए, तुम्हें 31 जनवरी तक तो पे करना ही करना है, बट अगर तुमने 10 दिन के अंदर पे कर दिया, मतलब तुमने 10 जनवरी को या उससे पहले पे कर दिया, तो मैं तुमको 2% एडिशनल डिस्काउंट दूंगा।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये इसमें कैश डिस्काउंट में क्या करते हैं, तो ये हमारा ये इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग डिस्काउंटेड अमाउंट ही लेते हैं। इसमें क्या होता है ना कि कंपनी अपना अपना रूल बना के चलती है कि हम कौन सा अकाउंटिंग मेथड चूज कर रहे हैं इन केस ऑफ कैश डिस्काउंट, एंड उस बेसिस पे हम अपने अकाउंट रिसीवेबल को रिकॉर्ड करते हैं अपनी बैलेंस शीट पे। अच्छा, 2, 10 and 30 ऊपर लिखा था, इसका मतलब है कि हमें पे करना है 10 दिन में। अगर हम 10 दिन में पे कर देंगे तो हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा, बट हमें पूरा पैसा 30 दिन के अंदर अंदर देना ही देना है। तो कैश डिस्काउंट का टर्म क्या होता है, 2, 10 and 30, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट को CMA एग्जाम में यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब जब कैश डिस्काउंट आया तो कैश डिस्काउंट में 2 मेथड है, एक होता है ग्रॉस मेथड, एक होता है नेट मेथड। तो ग्रॉस मेथड इज द मोस्ट यूज्ड मेथड, मतलब ये मेथड को हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, ग्रॉस मेथड में एज द नेम सेज ग्रॉस मेथड, तो इसका मतलब जो पूरा सेल का अमाउंट है उसको अपना रिकॉर्ड कर लेते हैं एज माई इनवॉइस प्राइस, और हम इसमें डिस्काउंट तभी अप्लाई करते हैं अगर कस्टमर ने हमें डिस्काउंट पीरियड में अपना वो पेमेंट दे दिया, नहीं तो डिस्काउंट को हम लोग क्या करते हैं, एज अ डिस्काउंट को इसमें कॉन्ट्रा रेवेन्यू की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये ग्रॉस मेथड ही जो है जो सबसे ज़्यादा टेस्ट किया जाता है इन केस ऑफ CMA US एग्जाम। फिर आता है नेट मेथड। नेट मेथड में क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि कस्टमर तो डिस्काउंट लेगा ही लेगा, और हम जो मेरा रिसीवेबल है उसको हम नेट अमाउंट पर रिकॉर्ड करते हैं। मतलब 100 रुपये का मान लो सामान है, हम मान के चल रहे हैं कि कस्टमर 10 दिन के अंदर अंदर पैसा दे देगा, 2% डिस्काउंट ले लेगा, तो हम अपना 98 रुपीज़ का ही रिसीवेबल रिकॉर्ड करके चलते हैं। वही ग्रॉस मेथड में क्या करेंगे कि वो 2 रुपए को ना हम एज अ कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट बना के उसमें डाल के रखेंगे। नेट मेथड अकाउंट उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं किया जाता है और ना ही ज़्यादा उसको लोग प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर अलाउंस फॉर डिस्काउंट्स क्या होता है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग टू सी इफ कस्टमर्स टेक्स डिस्काउंट्स, कंपनीज कैन एस्टिमेट एक्सपेक्टेड डिस्काउंट्स अपफ्रंट एंड क्रिएट अ कॉन्ट्रा असेट अकाउंट टू रिड्यूस रिसीवेबल्स प्रोएक्टिवली। मतलब जब क्या होता है कि भाई ये एक कॉन्ट्रा असेट अकाउंट बना देते हैं अलाउंस फॉर डिस्काउंट अकाउंट, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो है ना ये देखने के बजाय कंपनी इसलिए वेट नहीं करती है ये बैठ के देखने के लिए कि कस्टमर डिस्काउंट ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसके बदले वो अलाउंस फॉर डिस्काउंट अकाउंट एक बना देती है जिसमें कि एक्सपेक्टेड जो डिस्काउंट है जो कस्टमर को हम देंगे उसको हम पहले ही रिकॉग्नाइज कर देते हैं एज अ कॉन्ट्रा असेट अकाउंट बना के, जिससे कि हमारा जब भी रिसीवेबल्स होना, जब भी हमारा कस्टमर एक्चुअली में डिस्काउंट लेना, तो कस्टमर के डिस्काउंट लेने की वजह से हमारा अकाउंट रिसीवेबल बहुत ज़्यादा अमाउंट से नीचे ना जाए। तो हम डिस्काउंट अमाउंट को कहाँ डाल के रख देते हैं, अलाउंस फॉर डिस्काउंट अमाउंट में, डिस्काउंट अकाउंट में। अच्छा, ग्रॉस मेथड वर्सेस नेट मेथड दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल। अब देखो सेल दिया हुआ है ऑफ $1000, टर्म्स 2, 10 and 30, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर पे करना ही करना है, बट अगर 10 दिन के अंदर अंदर पे कर दिया तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ग्रॉस मेथड में पहले हमारा क्या होगा, सेल के टाइम में हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, ग्रॉस मेथड में हम ग्रॉस अमाउंट पर रिकॉर्ड करते हैं, तो डेबिट क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट क्या होगा, रेवेन्यूज। फिर नेट मेथड में क्या होता है, हम नेट मेथड में ये मान के चलते हैं कि कस्टमर डिस्काउंट लेगा ही लेगा, तो 1000 का 2% क्या हुआ, 20 रुपीज़ हुआ, तो इसीलिए हमने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया 980 से और रेवेन्यू क्रेडिट किया 980 रुपीज़ से। फिर अगर कस्टमर 10 दिन के अंदर अंदर पे कर देता है तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग डेबिट कर देंगे कैश को, फिर डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे 20 रुपये से और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे 1000 रुपये से। और वही नेट मेथड में क्या होता है, वही सिंपल जो पहले स्टार्टिंग में जर्नल एंट्री पास की थी, अकाउंट रिसीवेबल उसमें रिवर्स ऑफ हो जाता है और कैश हमारा डेबिट हो जाता है। बट अगर कस्टमर कोई डिस्काउंट नहीं लिया, कस्टमर ने डिस्काउंट नहीं लिया, तो हम क्या करते हैं, कस्टमर ने डिस्काउंट नहीं लिया तो डेबिट कैश, क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल इन केस ऑफ ग्रॉस मेथड। बट नेट मेथड में क्या करते हैं, क्योंकि इनिशियली हमने अकाउंट रिसीवेबल को 980 रुपीज़ रिकॉर्ड किया था, तो हम जो एक्स्ट्रा 20 रुपये है ना उसको डिस्काउंट फॉरफिटेड अकाउंट में डाल देते हैं। फिर नेट रिसीवेबल रिपोर्टेड, मतलब कि रिसीवेबल कैसे रिपोर्ट किया जाता है, ग्रॉस मेथड में 1000 पूरा है उस पर दिखाएंगे क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि कस्टमर नहीं डिस्काउंट लेगा, वही नेट मेथड में ये मान के चलते हैं कि कस्टमर डिस्काउंट ले ही लेगा, तो इसीलिए इसमें डिस्काउंट को रिड्यूस करके दिखाते हैं। कमिंग टू दी क्रेडिट लॉसेस ऑन रिसीवेबल्स। अच्छा, सारे के सारे रिसीवेबल्स, सारे के सारे हमारे कस्टमर्स कभी कभी हमें पैसा नहीं देते हैं, तो इस वजह से हमें क्रेडिट लॉस होता है।
क्योंकि कई बार कस्टमर पैसा नहीं दे पाते। तो क्या रीजंस हो सकते हैं? एक होता है कस्टमर बैंकरप्सी, मतलब कस्टमर के पास पैसा नहीं रहा, वो दिवालिया हो गया। फिर पेमेंट डिस्प्यूट्स, मतलब कस्टमर ने ये बोला कि इनवॉइस अमाउंट सही नहीं है, या तो गुड्स की क्वालिटी सही नहीं है, या टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं, तो उसकी वजह से उसने पूरा पैसा नहीं दिया, ये भी हो सकता है। फिर फाइनेंशियल डिफिकल्टी, मतलब कस्टमर के पास कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, उसके पास इनफ कैश नहीं है कि वो अभी हमें पैसा दे पाए। तो यही सारी रीजंस की वजह से क्रेडिट लॉसेज हो सकता है। तो बिकॉज क्रेडिट लॉसेज आर इनएविटेबल इन एनी बिजनेस दैट एक्सटेंड्स क्रेडिट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर कंपनी टू एस्टिमेट एंड रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड लॉसेज प्रोएक्टिवली, नॉट वेट अंटिल अ कस्टमर एक्चुअली डिफॉल्ट्स। मतलब कि इसीलिए हम लोग क्या है भाई, हम लोग जो अकाउंटेंट्स हैं, हम लोग एक कंजर्वेटिव अकाउंटेंट है। कंजर्वेटिव अकाउंटेंट का मतलब ये है कि हम ये मान के चलते कि अगर कोई हमारा लॉस होने के चांसेस है ना, तो हम उसके लिए पहले ही एक कोई प्रोविजन बना देते हैं, उसके लिए पहले ही कोई अलग से अकाउंट बना देते हैं। तो ये उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि एक लॉस होने वाला है, तो उसके बारे में हम अलग से एक अपना अकाउंट बना के रख लेते हैं। देन coming the CECL model, द करेंट एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल। ये क्या है? एक मॉडर्न फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है। अच्छा, इसमें हम क्या क्या करते हैं? 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, आओ हम लोग देखते हैं। तो CECL मॉडल रिप्रेजेंट्स मॉडर्न स्टैंडर्ड फॉर एस्टिमेटिंग द क्रेडिट लॉस। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले के समय में हम कोई इवेंट ट्रिगरिंग इवेंट होता था, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ हो जाती थी, मान लो हमें पता चल जाता था कि अच्छा मेरा ये वाले कस्टमर ना बैंकरप्ट हो गया है, ये दूसरे लोगों का पैसा नहीं दे पा रहा, तो हमें तब इसका जाके अपना पैसा मिलना है उसको हम एज अपना लॉस दिखाएंगे। बट CECL में क्या होता है ना कि हम अपने लॉस को एस्टिमेट करते हैं अपने हर रिपोर्टिंग डेट पे। तो व्हाट डज कंपनी डू एट ईच रिपोर्टिंग डेट? असेस द करंट पोर्टफोलियो ऑफ रिसीवेबल्स एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। फिर क्या करते हैं? फ्यूचर लॉसेस को एस्टिमेट करते हैं कि आगे जाके कितने लॉस होने वाला है। तो इससे क्या होता है? एक फॉरवर्ड लुकिंग इन्फॉर्मेशन टू प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ओवर द लाइफ ऑफ द रिसीवेबल्स। मतलब जितने भी हमारे रिसीवेबल्स हैं उनके बारे में हम अनुमान लगा लेते हैं अभी से कि ये इसमें से कितना कितना पैसा आएगा, और उसके हिसाब से हम अपना जो अपने अलाउंस अकाउंट बनाया, अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस अकाउंट को बनाया, उसको हम उसी हिसाब से अपडेट करते हैं। अब मान लो 1 साल पहले किसी कस्टमर ने मेरे से 1 लाख का सामान लिया और उसने बोला था कि वो मेरे को 6 महीने में पैसा दे देगा, बट 6 महीने बाद भी वो पैसा नहीं दे पाया। तो अब ऑलरेडी उसको 1 साल हो गए हैं, तो हमारा अनुमान ये कहता है कि हमने जब पहले ही अनुमान लगाया था कि वो 1 लाख में से 80,000 दे देगा, बट अब जबकि 6 महीने और ज़्यादा बीत चुके हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो 80,000 भी नहीं मिलेगा, उसमें से सिर्फ हमें 60,000 ही मिलेगा। तो पहले हमने 20,000 सिर्फ डाला था अलाउंस अकाउंट में, बट अब हम 20,000 और डाल देंगे, अब हम उसको और ज़्यादा एडजस्ट कर देंगे। नाउ कमिंग टू द फैक्टर्स यूज्ड इन CECL एस्टिमेशन, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हम अपना ये एक्सपेक्टेड वाला जो क्रेडिट लॉस है ना, इनको एस्टिमेट कर सकते हैं। फैक्टर्स यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हम अपना जो एस्टिमेट है, जो अपना अनुमान है, वो सही कर सकते हैं। पहला, पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब जो हमारा पिछले साल का डेटा है, पिछले काफ़ी सालों का डेटा है, उनके बेसिस पे हम अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा, करेंट कंडीशंस, अभी मार्केट में कैसे चल रहा है। अब जैसे समझ लो कोविड का टाइम आया था, फिर अभी आजकल जैसे वॉर्स बहुत हो रहे हैं, जैसे लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना है, तो ऐसे केसेस में हम और अच्छे से एस्टिमेट कर सकते हैं। फिर फ्यूचर फॉरकास्ट, ऐसे क्या होता है, जैसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स होते हैं जिनको क्या होता है, जिनको अनुमान रहता है कि ठीक है आगे जाके मार्केट में डिप आने वाला है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है दिवालिया हो जाएंगे और वो पैसे नहीं दे पाएंगे। तीसरी चीज़, चौथी चीज़, इंडस्ट्री ट्रेंड, जैसे लोगों को पता रहता है कि हाँ, कि पता चल जाता है कि इस इंडस्ट्री में कौन से तरह के लोग हैं जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, मतलब जो सही टाइम पे पैसा लौटाते हैं, तो उस हिसाब से भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं। फिर कस्टमर रिस्क प्रोफाइल, मतलब हर एक कस्टमर जो हमारा है, हम उसकी रिस्क प्रोफाइल देखते हैं, जैसे कि उनका क्रेडिट स्कोर क्या रहा, फिर उनकी पेमेंट हिस्ट्री क्या रही, फिर उनकी कंपनी एक्चुअली में कैसा कर रही है। कंपनी अच्छा कर रही है तो इसका मतलब है अच्छे चांसेस है कि वो हमें पैसा समय से दे सके। फिर हमारी भी पहले की हिस्ट्री रही कि वो अच्छे से पैसा दे सकते हैं या नहीं दे पाए हमें पहले, तो वो उन सारे बेसिस पे हम अपना CECL मॉडल पे काम कर सकते हैं, इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखिए। कमिंग टू दी मेथड्स टू एस्टिमेट दी क्रेडिट लॉसेज, हम क्रेडिट लॉसेज को कैसे एस्टिमेट करते हैं, तो काफ़ी सारे मेथड्स हमें दिए हैं यहाँ पे, 5 मेथड्स दिए हुए हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे CMA एग्जाम्स के लिए है एजिंग एनालिसिस। तो एजिंग एनालिसिस में क्या होता है,
कि जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल काफ़ी ज़्यादा पुराना है तो उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है कि वो हमें जो है ना उसमें से हमें कम ही पैसा मिलेगा, और जितना कम पुराना होगा उतना ज़्यादा पैसा मिलने की चांसेस होंगे। तो ये होता है एजिंग एनालिसिस। तो एजिंग एनालिसिस वाला जो एस्टिमेट करने का मेथड है क्रेडिट लॉस का, दिस इज़ द मोस्ट टेस्टेड ऑन CMA US एग्जामिनेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं ना कि हम रिसीवेबल्स को कैटेगराइज कर देते हैं, मतलब कि हम उनको एक तरह की कैटेगरी में डाल देते हैं कि पता है कि हम उनको ग्रुप कर देते हैं कि जो ज़्यादा पुराने हैं उनको एक तरह ग्रुप कर दिया, तो उससे ये पता चल जाता है कि हाँ भाई ये ज़्यादा पुराना है तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा लॉस हो सकता है। फिर हिस्टोरिकल लॉस रेट, इसमें क्या होता है कि इसमें पास राइट ऑफ परसेंटेज टू करेंट रिसीवेबल्स एडजस्टेड फॉर करेंट कंडीशन, मतलब हम पिछले साल के या पिछले कई समय का जो हम होता है ना हमारा अकाउंट रिसीवेबल, उस पर देखते हैं कि कितना हमें लॉस हुआ, उसके बेसिस पे हम एक एवरेज फिगर कैलकुलेट करते हैं और हम अपने करेंट कंडीशन को भी मद्देनजर रख के तब हम अपना क्रेडिट लॉस एस्टिमेट करते हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, फिर हम ये भी देखते हैं कि ये कस्टमर जो है ना कैसे डिफॉल्टर बन सकता है, क्या चांसेस है कि ये डिफॉल्टर बन सकता है, उसका बिजनेस नहीं अच्छा कर रहा है या तो उसने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दिए, तो उस बेसिस पे कर सकते हैं। चौथा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, इसमें क्या होता है ना कि एक हमारी एन्युटी टेबल होती है जिससे हम ये एस्टिमेट करते हैं कि आगे फ्यूचर में जाके हमें जो है ना कि क्या बोलते हैं कितना पैसा मिल सकता है, काफ़ी सारे वैल्यूज़ को कंसिडर करके, तो हम आगे जाने वाले पैसे को आज के फिगर पे कैलकुलेट करके हम उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर कोलैटरल बेस्ड अप्रोच, तो इसमें क्या होता है ना कि मान लो कभी कभी होता है कि कस्टमर हमसे पैसा लेके गया और सामान लेके गया, बट पैसा देने के बदले उसने कोई सामान अपना मेरे पास गिरवी रख दिया, कोई कीमती सामान अपना मेरे पास गिरवी रख दिया, तो उससे क्या होगा ना कि उससे हमें ये पता चल जाएगा कि क्या है ना कि कस्टमर हमें कब क्या बोलते हैं कि जो कोलैटरल गिरवी रख के पैसा गया ना, तो उसको हम उसके बेसिस पे, मतलब उस चीज़ को अगर हम मार्केट में बेचो हमें कितना पैसा मिलेगा, तो उस बेसिस पे हम एस्टिमेट कर सकते हैं अपना वैल्यू ऑफ माई अकाउंट रिसीवेबल। तो ये 5 मेथड्स हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो क्योंकि कहीं भी आपको लिखना नहीं, बट आपको समझ के रखना चाहिए कि हर एक अप्रोच क्या है। और एजिंग एनालिसिस मेथड इज द हाईली टेस्टेड एंड इज द मोस्ट टेस्टेड वन ऑन आवर CMA US एग्जाम। अब आता है डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड। तो डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड क्या है कि ये एक दूसरा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं ना कि इसमें हम कोई भी अलाउंस नहीं दिखाते हैं, बट हम क्या करते हैं ना कि जब हमारा क्रेडिट लॉस होता है, जब कस्टमर बोल देता है कि हम पैसा नहीं दे पाते, तो हम डायरेक्टली जाके उस अकाउंट रिसीवेबल को अपने बैलेंस शीट से हटा ही देते हैं। तो डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड ना US GAAP में नहीं एक्सेप्टेबल है फॉर एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस। क्यों? क्योंकि ये मैचिंग प्रिंसिपल्स ऑफ अक्रूवल अकाउंटिंग से मैच नहीं करता है। तो इस रीजन से हम क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड हम लोग यूज ही नहीं करते US GAAP में। तो क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि क्या है ना कि हमें क्या करना रहता है ना कि हमें एक्सपेंस को और अनकलेक्टेबल अकाउंट्स को आपस में मैच करना चाहिए। मतलब कि मान लो सपोज करो 2008 में हमने सामान बेचा जिसको कस्टमर ने बोला था कि हाँ हम लोग 6 महीने 8 महीने बाद पैसा दे देंगे। 8 महीने बाद मैं फिर से कस्टमर के पास गई तो कस्टमर ने बोला अभी मैं 4 महीने बाद और दूंगा, 4 महीने और लग जाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं। फिर मैं 4 महीने बाद गई तो पता चला कि कस्टमर दिवालिया हो गया, और तब हम उस पूरे के पूरे अकाउंट रिसीवेबल को एज अ बैड डेट एक्सपेंस दिखाते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट में। तो क्या हो रहा है, रेवेन्यू हमारा रिकॉग्नाइज हुआ 2008 में, बट हम 2009 में उसको राइट ऑफ कर रहे हैं एज अ बैड डेट एक्सपेंस। तो क्या है ना कि मैचिंग प्रिंसिपल जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कि हमारा जो एक्सपेंस है वो उसी जिस चीज़ से रिलेटेड वो एक्सपेंस है वो उसी साल में दिखाना चाहिए जब वो जिस समय के रिलेटेड रेवेन्यू से है। तो क्योंकि ये क्या है ना कि अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड्स में हो सकता है, तो इस रीज़न से हम लोग जो है डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड US GAAP में नहीं यूज़ करते हैं। So this method is not consistent with the accrual accounting because it distorts the net income and account receivable on the balance sheet। और ये लॉस कब रिकॉर्ड करता है? जब it is certain not when expected। मतलब कि ये लॉस तभी रिकॉर्ड करता है कि जब हमें 100% श्योर है कि हाँ ये कस्टमर पैसा नहीं देने वाला है, ना कि तब कि जब हमें ऐसा मन में लग रहा है, हमने अनुमान बताया। अच्छा, ये हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं? टैक्स पर्पज के लिए। तो ये जबकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम लोग जनरली नहीं यूज़ करते हैं, बट
बट कभी कभी इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि इसको यूज़ करने से ये होता है कि हम लोग अपने एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा रहे हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा रहे हैं तो इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है, जिसके बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे। अब आता है एजिंग वाला एनालिसिस, जो कि वन ऑफ द मोस्ट टेस्टेड मेथड्स है। तो एजिंग एनालिसिस में क्या होता है कि इट कैटेगराइजेज रिसीवेबल बाय हाउ लॉन्ग दे हैव बीन आउटस्टैंडिंग, और ओल्डर रिसीवेबल्स में क्या है कि हम एंटिसिपेट करते हैं कि इसमें हायर लॉस परसेंटेज होगा, जिससे कि क्या है कि हमें ये पता है कि काफ़ी ज़्यादा रिसीवेबल जो है ना अनपेड होने वाला है, और ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि कम कलेक्ट होगा। तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिससे आपको एजिंग एनालिसिस वाला चीज़ जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले दिया हुआ है कि जो 0 से 30 डेज है, मतलब कि ज़्यादा पुराना रिसीवेबल नहीं है, और क्या है 5 लाख का बैलेंस है, तो लॉस कितना परसेंट है, 1% होने के चांसेस है। तो यानी कि हम लोग एक्सपेक्टेड लॉस 5000 मान के चलेंगे। वहीं अगर आप ये देखो कि जो 90 डेज से ज़्यादा ड्यू हो चुका है, मतलब 3 महीने से ज़्यादा पुराना है और 40,000 का बैलेंस है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें से 40% हमें मिलेगा ही नहीं, तो लॉस कितना मान के चल रहे हैं, 16,000। तो एग्जाम में मे भी कैसे भी दे सकता है, हो सकता है कि आपको दे एक्सपेक्टेड लॉस कैलकुलेट करने के लिए और बैलेंस और लॉस परसेंट दे दे, तो हो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ सकता है एक्सपेक्टेड लॉस। तो एक्सपेक्टेड लॉस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जाएगा अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस में। ओके, नाउ अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस का पर्पस क्या फॉर्मूला है। पहली बात तो अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस इज अ कॉन्ट्रा असेट अकाउंट। कॉन्ट्रा असेट मतलब क्या हुआ कि बैलेंस शीट में हमारा जब अकाउंट रिसीवेबल है ये करंट असेट में जाता है, और उसके नीचे ना ये चीज़ माइनस होती है। तो ये जो चीज़ असेट में से कभी कुछ माइनस हम लोग ऐसे कर रहे हैं ना, जैसे डेप्रिसिएशन में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो करंट असेट में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो करंट असेट में से जब हमने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक कॉन्ट्रा असेट अकाउंट हुआ। तो सिमिलरली अकाउंट रिसीवेबल में से जब हम अलाउंस माइनस कर रहे हैं तो अलाउंस से क्या हुआ, एक कॉन्ट्रा असेट अकाउंट हुआ, जो क्या रिड्यूस करता है अकाउंट रिसीवेबल टू द रियलिस्टिक कलेक्टेबल अमाउंट दैट इज टू द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और ये क्या है, इट इज़ एन एस्टिमेट नॉट अ सर्टेनिटी, मतलब कि ये एक हमारे अनुमान पे बेस्ड है, ये ऐसा नहीं है 100% इसकी श्योरिटी नहीं है। और क्या है ना कि जो इसका बैलेंस है ना, वो उसको हम हर एक रिपोर्टिंग डेट पे, जब भी हमारी एक ड्यू डेट होती है कि हाँ साल में एक बार हमें अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस को रिव्यू करना है, तो हर उस डेट पे रिव्यू करते हैं और एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंगली। अच्छा, द अलाउंस इज शोन एज अ डिडक्शन, इट इज़ नॉट अ लाइबिलिटी। और अलाउंस क्या है ना, ये एज अ कॉन्ट्रा असेट दिखाते हैं, इट इज़ नॉट अ लाइबिलिटी, ये एक तरह का लाइबिलिटी नहीं है। और इसके क्या है, इसके वजह से हम अपना एडजस्ट कर सकते हैं एसेट टू NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो हम लोग फाइनली क्या दिखाते हैं बैलेंस शीट पे, नेट अकाउंट रिसीवेबल, ये जो नेट वैल्यू है ना, इसको हम लोग अपने बैलेंस शीट पे दिखाते हैं। और इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी, तो जर्नल एंट्रीज क्या है कि ये सारी चीज़ें, ये 3 जर्नल एंट्रीज दी है। तो पहली बात तो जब हम क्रेडिट लॉस या एक्सपेंस को दिखाते हैं तो डेबिट करते हैं क्रेडिट लॉस एक्सपेंस, ये इनकम स्टेटमेंट में जाता है, और क्रेडिट होता है अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस, तो एक इनकम स्टेटमेंट में गया, एक बैलेंस शीट में गया। फिर सेकेंड है जब हम राइट ऑफ करते हैं अनकलेक्टेबल अकाउंट, मतलब कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हाँ ये हमारा मिलना ही नहीं मिलना है, तो हम क्या करेंगे कि भाई हम अपने अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर रहे हैं। मतलब हम अपने अलाउंस अकाउंट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, और अकाउंट रिसीवेबल को क्या कर रहे हैं, उसको भी हम कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कंफर्म हो गया कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट हमारा नहीं मिलने वाला है। फिर रिकवरी ऑफ अ प्रीवियसली रिटर्न ऑफ अकाउंट, पहले हमने जो भी पैसा राइट ऑफ कर दिया था, मान लो हमने उसको एज अ बैड डेट रिकॉर्ड कर लिया था, बट वो पैसा हमें वापस मिल गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने कैश को डेबिट कर लेंगे क्योंकि कैश आया, और अपने अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस अकाउंट में उस पैसे को बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो पैसा वापस मिल गया। नाउ कैलकुलेटिंग दी क्रेडिट लॉस एक्सपेंस। अब क्रेडिट लॉस एक्सपेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हर एक रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे एक हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, जिससे कि हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि करेंट एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्या है
फॉर दिस ट्रेड रिसिवेबल। तो सबसे पहली बात क्या करते हैं, क्रेडिट लॉस एक्सपेंस जो भी ट्रेड रिसिवेबल का होगा उसको डेबिट करेंगे और अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस को ट्रेड रिसिवेबल को क्रेडिट करेंगे, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस ना एक तरह का होल्डिंग अमाउंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो लॉस होने का चांसेस है, जिसकी संभावना है, उतने पैसे को ये अलग से होल्ड करके रखता है। ठीक है, फिर आता है द अमाउंट रिकॉर्डेड एज क्रेडिट लॉस एक्सपेंस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन, इंस्टेड इट इज द अमाउंट रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉसेज अकाउंट टू इट्स टारगेट एंडिंग बैलेंस विच रिप्रेजेंट्स द टोटल एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अमाउंट ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग रिसिवेबल्स एट दैट पीरियड एंड। तो मतलब क्या होता है ना कि हम लोग क्रेडिट लॉस अकाउंट, अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस अकाउंट जो है ना, उसमें हम क्या करते हैं ना कि उसमें हमें जब एडजस्टमेंट करना होता है, क्योंकि आपको जैसे पता है कि हर एक रिपोर्टिंग डेट पे हम अपने अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस अकाउंट को रिव्यू करते हैं, ये देखने के लिए कि जो पैसा हम एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि इतना इतने का हमारा नुकसान होगा, तो क्या वो उतने का नुकसान एक्चुअली में होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो अगर उसी में हमें कुछ भी एडजस्टमेंट करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें उसमें वैल्यूज ऐड करनी है तो हम उसको क्रेडिट लॉस एक्सपेंस के थ्रू ऐड या वो करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो क्रेडिट लॉस एक्सपेंस कहाँ जाता है? वो क्रेडिट लॉस एक्सपेंस जाता है हमारे इनकम स्टेटमेंट पे। नाउ कैलकुलेटिंग द क्रेडिट लॉस एक्सपेंस, द टी अकाउंट अप्रोच, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, कमिंग टू द next slide, credit calculating the credit loss expense, the T account approach. As you know, each account in our US GAAP has a debit side and a credit side, which we prepare as a T account. So what we are doing, first of all, that we are doing the calculation of the credit loss expense. As we know that allowance for credit loss is there, and at the end of the each year the balance of allowance for credit loss should be as per our calculation. So in order to fix that, we have to do what? We have to calculate the credit loss expense account. Now this allowance for credit loss account, this is a contra asset account. तो क्या होता है ना कि जब ये एक contra asset account है, मतलब कि ये एक asset account में से हम इसको माइनस कर रहे हैं, किसी में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका एक नेचर क्या होता है ना, ये होता है लाइबिलिटी नेचर का, बट क्योंकि हम इसको एक असेट में से माइनस करके दिखा रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक कॉन्ट्रा असेट अकाउंट है। ठीक है, तो इस अकाउंट में अगर हमें कोई भी चीज़ बढ़ानी है तो हम उसमें क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट करने से हमारा अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस अकाउंट बढ़ जाएगा। बट वहीं अगर हमें इसमें से कोई भी चीज़ घटानी है तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ये एक बेसिक चीज़ हमें समझ के अपने दिमाग में रखनी है। अच्छा, यहाँ पे हम इसको सब चीज़ लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलते हैं, क्योंकि ये स्लाइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो ये चैप्टर बहुत लेंदी है, और जैसा कि मैंने बोला था कि जिस भी चैप्टर में, लेंदी चैप्टर में कौन सी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो मैं अच्छे से बता दूंगी। तो ये वाली स्लाइड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी। सो डिटरमाइनिंग द पीरियड्स, determining the period's credit loss expense hinges on adjusting the allowance for credit loss accounts to its required ending balance। मतलब कि हम लोग इसमें ये इस पर्टिकुलर क्रेडिट लॉस एक्सपेंस को टी अकाउंट के माध्यम से ऐसा कैलकुलेशन करते हैं कि जो हमारा एम है एट द एंड ऑफ द ईयर कि कितना हमारा अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस अकाउंट होना चाहिए, वही आता है। द अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस अकाउंट इज अ वैल्यूएशन अकाउंट दैट रिड्यूसेस द ग्रॉस अकाउंट रिसीवेबल्स टू देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यूज। इट मस्ट ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड टू प्रॉपरली रिड्यूस द अकाउंट रिसीवेबल ऑन द बैलेंस शीट। अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस अकाउंट का हमेशा एक क्रेडिट बैलेंस होता है जो कि हम माइनस करते हैं अपने ग्रॉस अकाउंट रिसीवेबल में से, जिससे कि हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV मिल जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन यही है कि अगर कभी राइट ऑफ जो है ना वो हमारे बिगनिंग क्रेडिट बैलेंस से ज़्यादा होते हैं, तो क्या होता है ना कि जो अलाउंस अकाउंट है ना उसमें हमें क्या होता है, हमें वी माइट हैव अ डेबिट बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट। तो ये क्या कर सकते हैं ना कि एडजस्टमेंट के पहले हमें उसमें एक डेबिट बैलेंस दिख सकता है। तो इस रीज़न से ये हो सकता है, एक कारण है कि जितना हमें राइट ऑफ करना है वो उसमें जो है ना राइट ऑफ से ज़्यादा बैलेंस, राइट ऑफ ज़्यादा हो सकता है, क्रेडिट लॉस हमारा क्रेडिट बैलेंस जो है एक्चुअली वो कम हो सकता है। अच्छा, तो इस केस में क्या होगा ना कि एक हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम एडजस्टमेंट कैसे समझेंगे? विद द हेल्प ऑफ आवर एग्जाम्पल्स। तो मैंने यहाँ पे पहली बात तो 2 एग्जाम्पल लेके चले हैं। एक एग्जाम्पल तब है कि जब हमारा ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग क्रेडिट बैलेंस है हमारे अलाउंस अकाउंट में। तो पहली बात तो हमें क्वेश्चन में इस एग्जाम्पल में दिया
दिया हुआ है कि हमारा रिक्वायर्ड एंडिंग अलाउंस बैलेंस कितना होना चाहिए 10,000, और अभी क्रेडिट बैलेंस में कितना है अमाउंट, तो हमारा क्रेडिट बैलेंस है 3,000। तो हमें 3,000 को 10,000 बढ़ाना है, तो यानी कि हम 7,000 अपना क्रेडिट लॉस एक्सपेंस डाल देंगे। तो हम 7,000 क्रेडिट लॉस एक्सपेंस डाल देंगे तो हमारा 10,000 रिक्वायर्ड एंडिंग बैलेंस आ जाएगा। तो इस वजह से हमारा क्रेडिट लॉस एक्सपेंस कितना हो गया 7,000, और हम जर्नल एंट्री क्या पास कर देंगे, क्रेडिट लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो ये 7,000 की एंट्री पास कर देंगे, जिससे कि हमारा रिक्वायर्ड एंडिंग बैलेंस 10,000 हो जाएगा। तो सिंपल रूल क्या है कि क्रेडिट बैलेंस क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हमारे उसमें इस पर्टिकुलर अलाउंस अकाउंट में, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वहीं अब दूसरा केस देखते हैं, जब हमारा डेबिट बैलेंस हुआ, मतलब कि हमारे अलाउंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस बट डेबिट बैलेंस है, और हमें क्या करना है, हमें जो रिक्वायर्ड एंडिंग अलाउंस है वो 10,000 होना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग 2,000 है, तो इसीलिए हमें अपना अभी का क्रेडिट लॉस एक्सपेंस कितना करना पड़ेगा, 12,000 कर पाएंगे, तभी हमारा रिक्वायर्ड एंडिंग बैलेंस 10,000 होगा। तो अगर हम इसको एक सेकंड के लिए हाइड कर दें, इसको हम x मान के चले ना, जैसे बचपन में मैथ्स करते थे कि जो भी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसको x कर देना, तो हमारा क्या आ जाएगा कि हमारा रिक्वायर्ड एंडिंग बैलेंस कितना, आज हमारा क्रेडिट लॉस एक्सपेंस कितना आ जाएगा, कैलकुलेट होकर 12,000 हो जाएगा। तो हमारा क्रेडिट लॉस एक्सपेंस कितना आया 12,000, और हमारे अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस में कितना जाएगा 12,000। तो डेबिट बैलेंस है, तो जो डेबिट बैलेंस के केस में क्या होता है ना, डेबिट बैलेंस के केस में हम क्रेडिट लॉस को यहाँ पे सिंपली ऐड कर रहे हैं। वहीं यहाँ पे हम क्या करेक्ट, डेबिट बैलेंस के केस में क्या है, अगर डेबिट बैलेंस एग्जिस्ट हो रहा है तो हम उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले एक इजी वे है रिमेंबर करने का कि अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्या करते हैं, रिक्वायर्ड क्रेडिट बैलेंस, रिक्वायर्ड एंडिंग बैलेंस में हम क्या करते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं एग्जिस्टिंग क्रेडिट बैलेंस में से। वहीं अगर हमारा डेबिट बैलेंस है तो जो हमारा रिक्वायर्ड एंडिंग बैलेंस है उसमें हम अपना एग्जिस्टिंग डेबिट बैलेंस को ऐड ऑफ कर देते हैं। वही कह रहा है कि डेबिट बैलेंस को हम इसमें ऐड कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस हमें हेल्प करता है अपना जो रिक्वायर्ड अलाउंस है ना उस पर रीच करने के लिए, जबकि डेबिट बैलेंस इज गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू ऐड द डेबिट बैलेंस। तो यही ये पर्टिकुलर स्लाइड कहना चाह रहा है, और यही ये एडजस्टमेंट फॉर्मूला कह रहा है कि रिक्वायर्ड क्रेडिट लॉस एक्सपेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहली बात तो रिक्वायर्ड एंडिंग क्रेडिट बैलेंस को हम लोग फिगर आउट कर लेंगे कि वो कितना होना चाहिए, उसमें ऐड कर देंगे प्री क्लोजिंग डेबिट बैलेंस अगर है, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो डेबिट बैलेंस है तो प्लस करेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो उसको माइनस कर देंगे हमने अपने रिक्वायर्ड एंडिंग बैलेंस में से, जिससे कि हमारा जो भी रिक्वायर्ड क्रेडिट लॉस एक्सपेंस है वो कैलकुलेट हो जाएगा। जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी कि क्रेडिट लॉस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस अकाउंट को। अच्छा, ये अगेन ये वाली स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइड नंबर 21। तो स्लाइड 20, 21 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अभी तक है। 21 क्या है, आप एक सेकंड देखो, मैं तब तक पानी पी लेती हूँ। तो इम्पैक्ट क्या है, तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन दिया रिकॉर्डिंग दी क्रेडिट लॉस एक्सपेंस। जब क्रेडिट लॉस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं तो ग्रॉस अकाउंट रिसीवेबल पे कोई इंपैक्ट होता है, नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अलाउंस अकाउंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और नेट अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि ग्रॉस रिसीवेबल में से हम अलाउंस माइनस करेंगे तो हमारा क्रेडिट लॉस एक्सपेंस बढ़ा है, हम ज़्यादा चीज़ माइनस करें तो हमारा जो फाइनल अकाउंट रिसीवेबल है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल अकाउंट रिसीवेबल है वो डिक्रीज हो गया। अब क्योंकि हमारा जो क्रेडिट लॉस एक्सपेंस है ये एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो नेट इनकम क्या होगा, वो हमारा नेट इनकम क्या होगा, डिक्रीज होगा। वही जब हम अनकलेक्टेबल अमाउंट को राइट ऑफ करते हैं, जो हमारा अनकलेक्टेबल यानी बैड डेट्स को हम राइट ऑफ करते हैं, तो ग्रॉस अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, और हमारा अलाउंस अकाउंट क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। हमारे नेट अकाउंट रिसीवेबल पे कोई चेंज आएगा नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जितने वैल्यू से हम अपने अकाउंट रिसीवेबल को घटा रहे हैं उतने वैल्यू से हम अपने अलाउंस अकाउंट को घटा रहे हैं। तो अगर 10 उसमें से माइनस किया तो 10 इसमें से भी माइनस किया, तो मान लो 100 मेरा अकाउंट रिसीवेबल है और मेरा
हमारा 20 जो है अलाउंस है, तो 100 माइनस 20 80 हुआ। अब हम दोनों में से 5 हटा देते हैं, तो 95 एक हो गया और एक 15 हो गया, तो 95 माइनस 15 भी 80 हुआ। तो नेट अकाउंट रिसीवेबल पे 0 इम्पैक्ट हुआ। और नेट इनकम पे क्या होगा, उस पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने ग्रॉस अकाउंट रिसीवेबल और अलाउंस अकाउंट में से बैलेंस हटा रहे हैं। हम इनकम स्टेटमेंट के कोई भी लाइन आइटम को टच ही नहीं कर रहे हैं, हम उसको एज ए एक्सपेंस राइट ऑफ ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। फिर रिकवरी ऑफ रिटर्न ऑफ अकाउंट, मतलब हमने उसको राइट ऑफ कर दिया था किसी भी बैड डेट को, अब हमें वो पैसा वापस मिल रहा है। तो ग्रॉस अकाउंट रिसीवेबल में क्या होगा, उसको हम नहीं टच करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बट वही हमारा जो अलाउंस अकाउंट होगा ना, उसको हम बढ़ा देंगे, तो अलाउंस अकाउंट हमारा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा नेट अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा, नेट अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा बढ़ जाएगा। और जिसकी वजह से जो हमारा नेट इनकम है, नेट इनकम पे हमारा कोई भी चेंज नहीं आएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम इनसाइड दिया हुआ है कि द राइट ऑफ एंट्री डज नॉट अफेक्ट द नेट रिसीवेबल्स और नेट इनकम। मतलब जो एक हमारी ये चीज़ है कि राइट ऑफ एंट्री से क्या होता है कि कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना हमारे नेट अकाउंट रिसीवेबल पे, ना ही हमारे नेट इनकम पे। सो दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली टेस्टेड पॉइंट्स ऑन द CMA अकाउंट्स, बिकॉज द अलाउंस वॉज ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड व्हेन द एक्सपेंस वॉज रिकॉर्डेड। क्योंकि क्या है कि भाई हम राइट ऑफ कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हम ऑलरेडी क्या है ना, हम अपने उस एक्सपेंस को दिखा के तब हम अपने अलाउंस में लेके आ रहे हैं। तो इसीलिए हमारा नेट इनकम पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, और नेट अकाउंट रिसीवेबल पे इसलिए नहीं होगा कि जितने से हम अलाउंस घटा रहे हैं उतने से ही हम अपने अकाउंट रिसीवेबल को भी कम कर रहे हैं। देन कमिंग टू दी नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये पूरा साइकिल दिया हुआ है सेल से राइट ऑफ का, और ये ऐसे इन्फिनिटी साइन क्यों बना है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो पहले तो सेल ऑन क्रेडिट होता है, उधार पे सामान बेचा, फिर हम अपने बैड डेट्स का अनुमान लगाते हैं, फिर हम जितना डिफॉल्ट अमाउंट होगा उसको राइट ऑफ कर देंगे, और फाइनली कितना हमने उसमें से हम रिकवर कर पाएंगे और क्या हमारा नेट रिलाइजेबल वैल्यू होगा वो डिटरमाइन कर लेंगे। तो इससे हमारे क्या है ना कि काफ़ी सारी चीज़ें, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कभी भी एग्जाम में फंसो ना, तो ये साइकिल को याद रखो कि पहले सामान बेचा, बैड डेट एस्टिमेट किया, राइट ऑफ किया, फिर फाइनली हमारा जो नेट रिलाइजेबल वैल्यू है वो क्रिएट हो जाएगा। कमिंग टू दी अलाउंस अकाउंट, द टी अकाउंट अप्रोच। तो अलाउंस अकाउंट क्या है, द टी अकाउंट मेथड इज द फाउंडेशन फॉर सॉल्विंग द अलाउंस रिलेटेड एग्जाम प्रॉब्लम्स। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि डेबिट और क्रेडिट में कैसे फंक्शन करता है। तो अलाउंस अकाउंट में क्या होता है ना, डेबिट साइड पे हम राइट ऑफ्स करते हैं या तो वो चीज़ें रखते हैं जिससे हमारी वैल्यू कम हो रही है उस अलाउंस अकाउंट की, और क्रेडिट साइड में वो चीज़ रखते हैं जिससे हम अपने अलाउंस अकाउंट को बढ़ा सकें। तो अब देखो, जब बिगनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में रहेगा। क्यों? क्योंकि अलाउंस अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। फिर कभी भी हमें पैसा रिकवर कर लिया जो हमने पहले राइट ऑफ किया था, तो मुझसे अपने अलाउंस अकाउंट को बढ़ाते हैं। अलाउंस अकाउंट को बढ़ा रहे हैं तो किस साइड बढ़ाएंगे, क्रेडिट साइड बढ़ाएंगे। फिर क्रेडिट लॉस एक्सपेंस जो है जिसके मदद से हम अपने अलाउंस अकाउंट को बढ़ाते हैं, तो वो भी क्रेडिट साइड आएगा, और जो हमारा एंडिंग बैलेंस आएगा वो भी हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। तो अननोन फिगर इज ऑलवेज सॉल्व्ड यूजिंग द प्लग मेथड। तो जो अननोन फिगर होता है ना, जो कि हम फिगर नहीं जानते हैं ना, कि इन सब हम पहले एक टी अकाउंट बना लेते हैं। मान लो सारी चीज़ें दी हुई हैं बट रिकवरीज वाला अमाउंट हमें नहीं दिया है, तो हम प्लग मेथड यूज़ करेंगे। मतलब बाकी सारी चीज़ों को वैल्यूज़ लिख देंगे, फिर सब में एडिशन सब्ट्रैक्शन करके फाइनली इसको निकाल देंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये चीज़ हमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब कैलकुलेटिंग दी क्रेडिट लॉस एक्सपेंस, अगेन फिर भी बहुत सारी 3 स्टेप्स हैं। पहली बात तो डिटरमाइन कर लो कि एंडिंग में अलाउंस बैलेंस कितना होना चाहिए, फिर अभी के बैलेंस से कंपेयर कर लो, फिर जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम एज अ क्रेडिट लॉस एक्सपेंस दिखा देंगे। और जर्नल एंट्री क्या है, डेबिट क्रेडिट लॉस एक्सपेंस, क्रेडिट अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस, रेपिटेशन है पहले वाली चीज़ का। और अगर एग्जिस्टिंग बैलेंस डेबिट है तो क्या होता है कि हम उस बैलेंस को क्या करते हैं, वी आर एडिंग इट टू द रिक्वायर्ड अलाउंस, वी आर नॉट सब्ट्रैक्टिंग इट। भाई सेम चीज़ जो अभी ऊपर पढ़ी, सेम चीज़ का रेपिटेशन है। फिर एजिंग मेथड आ गए। एजिंग मेथड को भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं एजिंग मेथड को, लेकिन यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि स्टेप 1 मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ईच कैटेगरी बैलेंस विद द एक्सपेक्टेड लॉस रेट। और स्टेप 2 क्या करेंगे, जब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे सम कर लेंगे टोटल। और एक चीज़ ध्यान रखो कि जो रीसेंट वाले हैं ना, मतलब जो कम समय के वाले हैं, पुराने हैं ना एज अकाउंट रिसीवेबल, उनका क्या है ना, उनमें लोअर रिस्क है, तो इसीलिए लॉस रेट भी कम है। बट वहीं जब ज़्यादा पुराना है तो उसमें रिस्क ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, लॉस रेट बढ़ा के रखेंगे। देन
इंडिविजुअल वर्सेस पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन, इसमें क्या होता है, इसमें चलो देखते हैं क्या होता है। इंडिविजुअल इवैल्यूएशन कब हम करते हैं, मतलब कि हम एक एक अकाउंट रिसीवेबल को तब इवैल्यूएट करते हैं कि जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई एक हमारा कस्टमर जो है ना वो बहुत ही रिस्की है, वो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि ये जो है ना कि कस्टमर इंसॉल्वेंट होने वाला है, कस्टमर दिवालिया होने वाला है, और हमें कहीं ना कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम एक इंडिविजुअल अकाउंट रिसीवेबल को इवैल्यूएट करते हैं और उस पर अकॉर्डिंगली तुरंत का तुरंत हम कुछ एक्शन लेके अपने अलाउंस को एडजस्ट करते हैं जैसे ही हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। वही पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन कब करते हैं कि जब हमारे काफ़ी सारे जो रिसीवेबल्स हैं ना वो सेम तरह के रिस्क में होते हैं, वो सेम तरह के होते हैं, जिसमें कि कोई भी सिंगल रिसीवेबल इज इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट, मतलब कोई भी एक सिंगल रिसीवेबल जो है ना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, सब इक्वली बराबर होते हैं। तो इसलिए स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन इज अप्रोप्रिएट। तो इस केस में क्या होता है कि हम सबको एक साथ एस्टिमेट करना सही रहता है। और कब हम लोग स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन अप्लाई करते हैं, यूजिंग द एजिंग एनालिसिस और हिस्टोरिकल लॉस रेट्स। नाउ कमिंग टू दी परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, तो ये भी एक मेथड है हमारा कैलकुलेट करने का बैड डेट एक्सपेंस में, जिसमें हम क्या करते हैं कि बैड डेट एक्सपेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई हमारा अभी का क्रेडिट सेल्स कितना है और उसमें से कितना परसेंट बैड डेट होगा। तो परसेंटेज वो कैसे डिराइव होता है, वो परसेंटेज डिराइव होता है बेस्ड ऑन अर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, पहले का जो एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पे वो डिराइव होता है। और हम क्या करते हैं, इस मेथड का ये एडवांटेज है कि ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मतलब जिस पीरियड में हमारा रेवेन्यू हमने रिकॉग्नाइज किया उसी पीरियड में हम उससे रिलेटेड बैड डेट एक्सपेंस अपना एस्टिमेट करके अपना शो कर देते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट में। बट एक इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसके वजह से क्या होता है ना कि जो हमारा अलाउंस बैलेंस है ना वो कहीं ना कहीं गलत नहीं होता है और आगे जाके वो चेंज हो सकता है। बट जो हमारा फाइनल अलाउंस है ना वो हमारा ये दिखाता है कि आगे हमारा एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस क्या है, नॉट जस्ट अ मैकेनिकल परसेंटेज कैलकुलेशन, मतलब वो ये दिखाएगा कि आगे जाके इतने लॉस होने के, इतना नुकसान होने की संभावना है। Coming to the sales return and allowances, when customers return goods or receive price reductions, both revenue and receivables must be adjusted to reflect expected reality। अच्छा क्यों चाहिए, पहली बात तो कस्टमर क्या होता है ना कि कभी कभी कस्टमर गुड्स जो हमने बेचा वो वापस कर देता है, या तो क्या होता है कि कस्टमर को हम कभी ना कभी जो है ना क्रेडिट दे देते हैं या तो प्राइस रिड्यूस कर देते हैं, जबकि हम अपना रेवेन्यू और रिसीवेबल इसके वजह से अगर हम एडजस्ट ना करें तो हमारा रेवेन्यू रिसीवेबल दोनों ओवरस्टेटेड हो सकता है। तो इस केस में हम कौन से अकाउंट्स यूज करते हैं, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या है कि ये एक कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है जिससे कि हमारा नेट जो रिपोर्टेड इनकम है वो रिड्यूस होता है। और अलाउंस फॉर सेल्स रिटर्न क्या है कि ये भी एक कॉन्ट्रा असेट अकाउंट है जिसकी वजह से जो हमारे रिसीवेबल्स हैं ये हमारे कम हो जाते हैं। और ये दोनों अकाउंट साथ में ये दर्शाते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो रिसीवेबल है ना वो हमारा क्या बोलते हैं जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं असली में पैसा मिलना वो दर्शाइए, ना कि ये कि बल्कि ग्रॉस अमाउंट को ना दर्शाए, जितना अमाउंट हम एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर इंक्लूडिंग द सेल्स रिटर्न एंड दी अलाउंसेस, अलाउंस फॉर सेल्स रिटर्न सब करके, तो उसके बाद हमें जितना पैसा मिलना चाहिए कस्टमर से वो दर्शाए क्लियरली, एकदम सही है, नॉट एकदम सही अमाउंट बट कहीं ना कहीं उसके आसपास ही रहे। नाउ कमिंग टू दी फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स, अच्छा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि मान लो मेरे पास अकाउंट्स रिसीवेबल है, मेरे को पता है कि मेरे को कस्टमर से पैसा मिलने वाला है 3 महीने बाद, बट हमें अभी के अभी पैसा चाहिए। तो मैं क्या करूँगी ना कि जैसे सपोज करो ये मेरा अकाउंट्स रिसीवेबल है, मैं अपने एक बैंक के पास जाऊँगी, मैं कहूँगी ना कि तुम मेरा ये अकाउंट्स रिसीवेबल रखो और तुम कस्टमर से पैसा इकट्ठा करो, बट इसके बदले में अभी तुम मुझे पैसा दे दो। तो सपोज करो मुझे कस्टमर से 1000 रुपये मिलने वाला था अकाउंट रिसीवेबल के बदले में, तो बैंक क्या करेगा मेरे को कुछ पैसा काट के मान लो 850 रुपए दे देगा। भाई 150 रुपए बैंक भी रखेगा ना अपना मुनाफा, क्यों, क्योंकि बैंक को भी कुछ समय बाद पैसा मिलेगा। तो इसको कहते हैं फैक्टरिंग। फैक्टरिंग से क्या होता है कि हमारी लिक्विडिटी इंप्रूव होती है, मतलब जब भी हमें पैसा चाहिए तो हम कस्टमर के पेमेंट का वेट नहीं करते हुए तुरंत जाके हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर हो जाता है कितने केसेस में, मतलब कभी कभी ये होता है कि बैंक देखो 2 सिचुएशन होती है, एक होता है फैक्टरिंग विद रिकोर्स, एक होता है फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स।
फैक्टरिंग विद रिकोर्स में क्या होता है कि मान लो कस्टमर ने बैंक को पैसा देने से मना कर दिया उस अकाउंट रिसीवेबल पे, तो बैंक मेरे से आके वो पैसा रिकवर करेगा। बट अगर फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स होगा, विदाउट रिकोर्स में केस में क्या होता है कि वो बैंक की अब जिम्मेदारी है, कस्टमर पैसा दे ना दे, अगर कस्टमर नहीं पैसा दिया तो बैंक को नुकसान होगा। तो इसमें केस में क्या हुआ कि अगर नॉन रिकोर्स वाला, विदाउट रिकोर्स वाला केस है, तो जो हमारा लॉस है, क्रेडिट रिस्क है, सॉरी, जो क्रेडिट रिस्क है, ना कि लॉस, क्रेडिट रिस्क है, वो हम अपने ट्रांसफर कर दिए बैंक को या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां से मैंने फैक्टरिंग सर्विसेज अवेल की हुई है। देन अवॉइड बोरोइंग, मतलब क्या होता है, इस ऑब्टेन फाइनेंसिंग विदाउट टेकिंग ऑन ट्रेडिशनल डेट और इंक्रीजिंग लाइबिलिटीज ऑन द बैलेंस शीट। मतलब क्या होता है कि हमें पैसा उधार लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम अपने एग्जिस्टिंग करंट असेट्स को एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ द फैक्टरिंग। अब देखो यहाँ पे वही चीज़ दी हुई है, फैक्टरिंग दो तरह की होती है, विद रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स में क्या होता है, फैक्टर अज्यूम्स दी क्रेडिट रिस्क, मतलब कि विदाउट रिकोर्स में फैक्टर कौन हुआ, बैंक हुआ, वो अज्यूम करता है क्रेडिट रिस्क, मतलब कस्टमर पैसा नहीं दिया तो उसके मतलब है कि वो अब जाके उसके नुकसान को बियर करेगा। तो इस केस में क्या होता है कि रिसीवेबल को हम अपनी बुक से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब जब मैं फैक्टरिंग कर रही हूँ ना, मैं अपना अकाउंट रिसीवेबल जाके बैंक को बेच दे रही हूँ ना, तो उस समय हम अपने अकाउंट रिसीवेबल को अपने बैलेंस शीट में से हटा देंगे और मैं कोई भी लायबिलिटी नहीं रिकॉर्ड करूंगी। क्यों? क्योंकि अब वो अकाउंट रिसीवेबल को पैसा वसूल करने की जिम्मेदारी बैंक की है। वहीं विद रिकोर्स होता है, विद रिकोर्स में क्या होगा कि क्रेडिट रिस्क हमारे ऊपर ही रहेगा, मतलब कल को बैंक को पैसा कस्टमर ने नहीं दिया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मैं क्या करूंगी, मैं बैंक को पैसा वापस करूंगी जो मैंने उससे लिया था फैक्टरिंग के टाइम में। और इस केस में क्या होता है, इस केस में हम एक रिकोर्स लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, इस केस में हम रिकोर्स लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो फैक्टरिंग का यहाँ पे दिया है नो रिकोर्स और विद रिकोर्स। और तो ओनरशिप किसको होती है, फैक्टरिंग जब विदाउट रिकोर्स होता है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है दूसरे बंदे को, जो हमारा बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उसको। और फैक्टरिंग विद रिकोर्स में भी ट्रांसफर्ड होती है, बट लोन क्या होता है कि लोन इस केस में नहीं होता है। और लोन के केस में क्या होता है, लोन के केस में ओनरशिप नहीं होती है, ओनरशिप रिटेन की रहती है। लोन के केस में जो फैक्टर है उसके पास ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती, जो एक्चुअली में ओनर है उसके पास ही रहती है। फिर फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स में कोई लायबिलिटी नहीं होती, बट फैक्टरिंग विद रिकोर्स में रिकोर्स लायबिलिटी बनती है, वही लोन के केस में भी लायबिलिटी बनती है। रिस्क क्या होता है, फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स इज द सेफेस्ट, क्योंकि हम अपना क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर कर दिए हैं बैंक को। वही फैक्टरिंग विद रिकोर्स में क्या होता है, इट इज रिटेन्ड बाय द सेलर। एंड लोन में केस में क्या होता है, इट इज ऑल्सो रिटेन्ड बाय द पर्सन हु हैज टेकन द लोन। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, चलो हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं। कितना है, 4 एग्जाम्पल्स दिया हुआ है और फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है कैश डिस्काउंट ग्रॉस मेथड वर्सेस नेट मेथड का दिया हुआ है। तो सेल दिया है 1000 का, टर्म 2, 10 and 30, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर कस्टमर को पैसा देना है। बट अगर वो 10 दिन के अंदर पे कर देगा तो क्या होगा, कस्टमर को हम 2% डिस्काउंट देंगे। पहला आया ग्रॉस मेथड, ग्रॉस मेथड में जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि कस्टमर पे कर दे रहा है विद इन डिस्काउंट पीरियड। ठीक है, 8वें दिन को पे कर दे रहा है। तो पहली जर्नल एंट्री पास की हमने, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू, ग्रॉस मेथड है तो 1000 पे रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग डिस्काउंटेड वैल्यू नहीं लेंगे। फिर ग्रॉस मेथड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, कस्टमर ने डिस्काउंट ले लिया तो 980 हमारा कैश होगा और क्या करेंगे हम 20 रुपए को एज अ सेल्स डिस्काउंट डेबिट करेंगे। वहीं क्रेडिट में क्या चला जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल। वहीं अगर नेट मेथड होगा, नेट मेथड के केस में क्या करेंगे, सेल के टाइम पे ही अकाउंट रिसीवेबल 980 को रिकॉर्ड करेंगे और सेल्स रेवेन्यू भी हमारा 980 होगा, मतलब डिस्काउंट रिड्यूस करके। वहीं अगर पेमेंट के टाइम पे क्या होगा, बस सिंपल कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये हो गया। नाउ अब दूसरा सिनेरियो भी, कस्टमर पे कर रहा है आफ्टर द डिस्काउंट पीरियड, तो ग्रॉस मेथड में क्या करेंगे, कैश और अकाउंट रिसीवेबल को ग्रॉस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे और जब पेमेंट मिला तो 1000 रुपये पे रिकॉर्ड करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल 980 पे करेंगे और 20 रुपये को डाल देंगे डिस्काउंट फॉरफीटेड में। ये इंपॉर्टेंट है, 20 रुपये कहाँ जाएगा, डिस्काउंट फॉरफीटेड में। वहीं दूसरी चीज़ क्या है कि नेट मेथड में क्या होता है कि फॉरफीटेड डिस्काउंट को हम लोग एज इसको रिकॉर्ड करते हैं एज अ रेवेन्यू जब डिस्काउंट पीरियड लैप्स हो जाता है। हमने ऊपर भी जर्नल एंट्री में देख के रखा था।
कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एजिंग मेथड। एजिंग मेथड है, अब देखो दिया हुआ है कि फुल एजिंग शेड्यूल हम लोग को इसमें बनाना है एक्चुअली में, या नहीं जर्नल एंट्री पास करनी है। तो 0 से 30 डेज़ का हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल है, जिसका 1 लाख रुपए का है ये क्या बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल, और 2% का इसमें लॉस होने का चांसेस है, तो 2000 इसका कैलकुलेट हो गया। फिर 31 से 60 डेज़ का जो है, जहाँ पे 50,000 का वो है, तो उसमें क्या है 5% होने का लॉस होने का चांस है, तो उसका 2500 हो गया। तो टोटल रिक्वायर्ड अलाउंस इज 4500, और अभी हमारा ऑलरेडी कितना है 1000 हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अलाउंस है, जिसका वैल्यू 1000 रुपये है, जिसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है 1000। अब जबकि क्रेडिट बैलेंस है 1000 का, तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल रिक्वायर्ड अलाउंस में से इसको माइनस कर देंगे। बट वहीं अगर ये डेबिट बैलेंस होता तो हम इसमें ऐड ऑफ कर देते, बट ये क्या है क्रेडिट बैलेंस है, तो 4500 में से 1000 माइनस किया, तो 3500 हमारा हो गया क्रेडिट लॉस एक्सपेंस, जो कि हम डेबिट करेंगे और हम क्रेडिट करेंगे अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस 3500। तो एजिंग मेथड क्या होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि एंडिंग बैलेंस ऑफ द अलाउंस कितना होना चाहिए, और एक्सपेंस इज द प्लग फिगर जो कि हम यूज करते हैं टू रीच दैट बैलेंस। नाउ डेबिट बैलेंस जब केस होता है, ये एक अनयूजुअल मेथड है बट एग्जाम में टेस्ट होता है। अच्छा, अलाउंस अकाउंट हैज़ एन अनयूजुअल डेबिट बैलेंस ऑफ 5000 विच इज कॉज्ड बाय द राइट ऑफ एक्सीडिंग द प्रायर अलाउंस, किसी वजह से हो गया। अब हमें रिक्वायर्ड एंडिंग बैलेंस है 43,000 और एग्जिस्टिंग बैलेंस है 5000 डेबिट नॉट क्रेडिट। तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में हम जो बैलेंस एग्जिस्टिंग बैलेंस है उसको ऐड कर देंगे। तो मेरा क्रेडिट लॉस एक्सपेंस कितना आया 48,050 bucks। तो ये हमारा एंट्री हो गई क्रेडिट लॉस एक्सपेंस डेबिट, और क्रेडिट हो गया अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस 48,050। तो आफ्टर एंट्री जब हम एंट्री पास कर लेंगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा जो एक्सपेक्टेड बैलेंस है वो कितना हो जाएगा 43,050। नाउ कमिंग टू दी एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग दिया हुआ है कि कभी भी नहीं सब्ट्रैक्ट करना चाहिए डेबिट बैलेंस को, ऑलवेज हमें इसको ऐड करना चाहिए टू माई रिक्वायर्ड अलाउंस। कमिंग टू दी फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड प्लस डेबिट बैलेंस एडजस्टमेंट। तो पहले दिया है कि क्रेडिट सेल्स फॉर द पीरियड दिया है, फिर दिया है कि इसमें से बैड डेट रेट कितना है 6%। तो मतलब हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंस 840 हुआ। 840 कैसे निकला, 14,000 इंटू 6%, तो 840 हमारा क्या हो सकता है, हमारा हो सकता है बैड डेट्स। अब अंडर परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड 840 इज द एक्सपेंस, बट हम इसको नहीं एडजस्ट करेंगे फॉर एग्जिस्टिंग अलाउंस बैलेंस, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंडिंग अलाउंस बैलेंस कितना है। तो अब क्वेश्चन अगर ये पूछ रहा है एंडिंग अलाउंस बैलेंस के बारे में, और 250 ऑलरेडी डेबिट है, 250 डेबिट बैलेंस है, और हमें एंडिंग बैलेंस 840 चाहिए, तो एंडिंग अलाउंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो -250 प्लस 840 590 क्रेडिट हो गया। बट हमारा क्या है, हम लोग अपना डेबिट इसमें जर्नल एंट्री क्या रहेगी, क्रेडिट लॉस एक्सपेंस 840, अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस 840, क्योंकि क्वेश्चन आस्क फॉर एंडिंग अलाउंस बैलेंस, इट इज़ नॉट आस्किंग मी टू एडजस्ट फॉर द एग्जिस्टिंग अलाउंस बैलेंस। ये एडजस्ट करने को नहीं बोल रहा है, ये बस बोल रहा है एंडिंग अलाउंस बैलेंस कैलकुलेट कर। तो डेबिट ऑलरेडी इतना है, और इस बार के क्रेडिट सेल से हमें 840 का एक्सपेंस हो रहा है, तो बचा हुआ 590 क्या हो जाएगा, बचा हुआ 590 हमारा क्रेडिट हो जाएगा, बचे क्रेडिट बैलेंस जो कि बचा रहेगा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड में एक्सपेंस इज फिक्स्ड एट 840 रिगार्डलेस ऑफ द एग्जिस्टिंग मेथड। वहीं एजिंग मेथड में क्या होता है, एक्सपेंस इज एडजस्टेड फॉर एग्जिस्टिंग बैलेंस। तो दो चीज़ है, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड में एक्सपेंस हमारा फिक्स्ड है, वो हम जितना परसेंटेज कैलकुलेट किए वो उतना है। वहीं एजिंग मेथड में क्या है, एक्सपेंस को हम एडजस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द एग्जिस्टिंग बैलेंस डेबिट है तो उसमें ऐड ऑन कर देते हैं, ये चीज़ है। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर से डन हैं। बाकी आगे थोड़ा सा मेमोरी ट्रिक्स वगैरह दी हुई है कि समरी दिया हुआ है, मेमोरी ट्रिक्स दिया हुआ है कि जैसे NRV मतलब क्या, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, व्हाट यू एक्चुअली गेट, आपको क्या एक्चुअली मिल रहा है। अलाउंस एक तरह का लॉस क्वेश्चन है, मतलब कि जब एक्चुअल में लॉस हो तो आपको उतना ज़्यादा झटका नहीं लगे। फिर राइट ऑफ क्या है, राइट ऑफ इज़ लाइक अ नो न्यू एक्सपेंस, कोई भी नया खर्चा ना रहे, आप उसी में से जो ऑलरेडी अलाउंस बनाए उसी में से आप उसको निकाल के हटा दो। फिर ओल्डर इज इक्वल्स टू रिस्कियर, मतलब जितना पुराना हमारा अकाउंट रिसीवेबल होगा उतना ज़्यादा रिस्कियर होगा। फिर रिकोर्स इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन्स, मतलब अगर विद रिकोर्स फैक्टरिंग है तो यानी कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पैसे को कलेक्ट करने के लिए।
देन ये एग्जाम में कैसे टेस्ट किया जा सकता है, पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जर्नल एंट्री का भी आ सकता है ऑप्शन की। पहले तो एमसीक्यूज होगा या तो सिनेरियो बेस्ड होगा। जर्नल एंट्री हो सकता है, एजिंग कैलकुलेशन हो सकता है, अलाउंस एडजस्टमेंट हो सकता है, फिर फैक्टरिंग के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, सिनेरियो बेस्ड कोई भी सिनेरियो दे देगा उसके बेसिस पे एनालिसिस करना है, फिर एप्लीकेशन बेस्ड आने का 70% चांसेस है, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन 60% हो सकते हैं, फिर मेमोरी बेस्ड 40% क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर एग्जामिनर ट्विस्ट कैसे डाल सकता है, सबसे पहली चीज़ तो अलाउंस में डेबिट बैलेंस देके, फिर परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड और एजिंग मेथड को कंबाइन करके, फिर रिकवरी ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल और राइट ऑफ को रिकॉर्ड करके, फिर एडजस्टमेंट को करना, एडजस्टमेंट करने को सिर्फ कह सकता है, एंडिंग बैलेंस कैलकुलेट करने को नहीं कह सकता है, फिर फैक्टरिंग का और लोन के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके अपने को कंफ्यूज कर सकता है। और हम लोग क्या मिस्टेक कर सकते हैं, पहली बात तो कि राइट ऑफ को एज एन एक्सपेंस क्या आप बोलते हैं ट्रीट करना, फिर बिगनिंग अलाउंस बैलेंस को इग्नोर करना, ये एक हम लोग गलती कर सकते हैं। फिर एक मिस अप्लाइंग दी परसेंटेजेस, जो एजिंग वाला मेथड है उसमें हम लोग गलत परसेंटेज गलत एजिंग में दिखा रहे हैं, ये कर सकते हैं। फिर ग्रॉस वर्सेस नेट इनकम नेट मेथड में कंफ्यूजन हो सकता है कि जर्नल एंट्री कैसे होगी। फिर कॉन्ट्रा असेट्स के बारे में भूल सकते हैं कि भाई अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस एक क्या है, एक कॉन्ट्रा असेट अकाउंट है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। सिमिलरली अलाउंस फॉर सेल्स रिटर्न भी क्या है, ये भी एक कॉन्ट्रा असेट अकाउंट है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। फिर एसेंशियल कीवर्ड्स, मतलब कि ये सारे कीवर्ड्स हैं जो इस चैप्टर में हमारे जो भी वर्ड्स हैं जिनका कॉन्सेप्ट हमें बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, जिसमें कि हमें कहीं भी क्वेश्चन है तो हम एकदम ईजिली उसको सॉल्व कर लें, और उनकी क्या क्या डेफिनेशन है वो दी हुई है। क्या ये याद करने की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ याद करने की मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, वी शुड जस्ट अंडरस्टैंड इट रियली वेल। देन एक स्टूडेंट कन्फ्यूजन बहुत बड़ा होता है कि स्टूडेंट क्या समझते हैं ना कि एस्टिमेटिंग एक्सपेंस इज़ नॉट इक्वल टू डिटरमाइनिंग द एंडिंग अलाउंस। तो मतलब कि जैसे कि एस्टिमेटिंग द एक्सपेंस जैसे कि परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड है, जिससे कि हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमारा कितना ज़्यादा ये होगा, लॉस होगा, एक्सपेंस होगा, कितना ज़्यादा हमारा क्रेडिट लॉस होगा या एक्सपेंस होगा, तो वो सारी चीज़ों को तो डेबिट और क्रेडिट का कैलकुलेशन सही से नहीं करना। फिर एंडिंग अलाउंस जब हमें डिटरमाइन करना है तो उसमें हमें कैसे एडजस्टमेंट करना, वो चीज़ें हम नहीं कर पाते, क्योंकि भाई परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड में हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं अपने बिगनिंग या एंडिंग बैलेंस में, उसमें हम सीधा सीधा वैल्यू कैलकुलेट करके जो भी बैलेंस है उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके दिखा देते हैं। बट वहीं एजिंग वाले केस में क्या होता है, एजिंग वाले केस में हमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं वैल्यूज़ में, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर स्टूडेंट्स ऑफन अप्लाई द परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड एंड अज्यूम दैट रिजल्ट्स इन करेक्ट एंडिंग बैलेंस, इट इज़ नॉट। द अलाउंस मेथड मस्ट ऑलवेज रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस ऑन आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। वही परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड में ये अज्यूम कर लेना कि जो आंसर मिल रहा है वही करेक्ट एंडिंग अलाउंस है, जबकि वो सही नहीं है, क्योंकि अलाउंस क्या है वो हमें वो दर्शाना चाहिए कि जो अलाउंस में वो बैलेंस दिखाना चाहिए, वो दिखना चाहिए जो कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं, जो हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये आगे जाके ये गलत निकलेगा। फिर अगर हम एग्ज़ाम में फंस जाए तो हम कैसे सोचें, पहली बात तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट शुड बी द एंडिंग अलाउंस बैलेंस, एंडिंग में क्या अलाउंस में होना चाहिए, क्या बैलेंस होना चाहिए। फिर आस्क द राइट क्वेश्चन, पहले तो सही क्वेश्चन पूछें। फिर रिक्वायर्ड एंडिंग अलाउंस कितना है, एंडिंग में कितना बनना चाहिए। फिर अभी का बैलेंस समझना चाहिए कि अभी नॉर्मल बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, मतलब नॉर्मल हुआ यानी कि क्रेडिट बैलेंस, अब नॉर्मल हुआ यानी कि डेबिट बैलेंस हुआ। फिर उसी के हिसाब से हमें अपने क्रेडिट लॉस एक्सपेंस को एडजस्ट करना है, और फिर फाइनली हमें अपना आंसर मिल जाएगा। और फिर ये पूरा रिसीवेबल का लाइफ साइकिल दिया हुआ है कि पहले क्रेडिट सेल हुआ, अलाउंस एस्टिमेशन हुआ, राइट ऑफ हुआ, रिकवरी हुआ, फैक्टरिंग कर सकते हो, कलेक्शन हो सकता है। तो ये एक ऑनगोइंग साइकिल है, ये एक इन्फोग्राफिक दिया हुआ है जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि ये कैसे है, क्या है। और लास्टली की एग्ज़ाम टेक अवेज दी है यहाँ पे, ये आप अपने से पढ़ लोगे, समझ जाओगे। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एग्ज़ाम के पीओवी से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। ये चीज़ आप ध्यान रख के समझो, पढ़ो। और एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी में मतलब क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं कि वो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, वो चीज़ दिया हुआ है। फिर फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट क्या है, क्या क्या चीज़ें में इंपॉर्टेंट है याद रखनी है। टी अकाउंट्स को अच्छे से समझना है,
एजिंग का कैलकुलेशन अच्छे से समझना है, कभी भी डेबिट बैलेंस दिया है वो अच्छे से समझना है, फिर फैक्टरिंग का क्या रूल है वो अच्छे से समझ के रखना है। तो बस ये सारी चीज़ें हम समझ के रखें तो ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इसको काफ़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको कुछ कन्फ्यूजन्स है, कुछ डाउट्स हैं इस चैप्टर में, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस एंड वील बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच गाइज।